नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अपडेट। आज हम इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ समाज सेवी, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी दिनों तक काम किया, साथ ही देश के अन्य भागों में भी जाकर एक आंदोलन, एक समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किए, उनके कार्यकालों से उनके द्वारा क्षेत्र में कई समस्याओं, कई मुद्दों पर, जिन पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, इस संबंध में उनसे मुलाकात कर इन सभी चीजों से आप सभी को रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। जी, आप इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ समाज सेवी में गिनती आते हैं और इस अंचल में आपने अपने जीवन के आधी उम्र को समर्पित किया। तो यहाँ के जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, इस वनांचल के आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनके लिए आपने बहुत सारा काम किया, उनके उत्थान के लिए, चाहे प्रशासनिक स्तर पर कहें, सामाजिक स्तर पर कहें, तो आज इस क्षेत्र के जो विशेष पिछड़ी जनजाति आदिवासी समाज है, उनमें कितना बदलाव आया, आप क्या देखते हैं? हाँ, जय जगत। सम्मानित साथी, जो समाज सेवा क्षेत्र में जो हमें अनुभव हुआ है, हम 4 दशक इस क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य में आए। समाज की जो ढांचा है, सामाजिक जो ढांचा है, उसमें सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा भुंजिया कमार समुदाय, उनकी जीवनी को हमने बहुत नजदीक से देखा। पहले तो अनाज के लिए तड़पते थे, आज से 4 दशक पहले अनाज क्या होता है उसको नहीं जानते, ऐसे कंदमूल पर जीवन जीने वाले लोग थे। शिक्षा क्या होता है उसको नहीं जानते थे। एजुकेशन तो उनके नाम में नामो निशान नहीं था। सरकार की तमाम व्यवस्था रहा है, लेकिन वो दफ्तरों तक रहा है, कागजों तक रहा है, व्यवहार में नहीं था। जब इस क्षेत्र में जागरूकता का अभियान चलाए, सम्माननीय श्रद्धेय राजगोपाल पीवी, उनके प्रयास से इस क्षेत्र के दबे कुचले लोगों के आवाज को बल देना, उनके अधिकार के लिए प्रेरित करना, सजग करना, उनको खड़ा करना और अधिकार दिलाने के लिए आगे लाना, और व्यवस्था तंत्र के साथ में उसको रूबरू लिंक जोड़ना, वो बहुत महत्वपूर्ण काम रहा। जी, एक चीज ये पूछना चाहूंगा मैं कि आज देश की आजादी के 75 वर्ष बाद, चाहे एक आरक्षण के माध्यम से, उनके एक अलग योजना के माध्यम से, 75 सालों तक प्रशासन के द्वारा इन समुदाय वंचितों के लिए जो काम किया गया, उसमें अभी और आपके राय में हम जानना चाहेंगे कि कितना और समय लग सकता है कि इनके जो जीवन स्तर का सुधार है वो पूर्ण हो। आप क्या देखते हैं? आपने बहुत बड़ी बात रखा। वर्तमान जो तस्वीर दिख रहे हैं वो बहुत ही विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। सरकारों का जो नजरिया है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो सब फुटपाथ में ला के खड़ा कर रहे हैं। गरीबों को और गरीबी की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज आप देख रहे हैं, यहाँ समाज को एजुकेशन चाहिए, कोई भी समुदाय हो, कोई भी वर्ग हो, उसको एजुकेशन चाहिए। उसको मात्र एजुकेशन दे दे, वो अपने आप में उड़ान भर लेगा। उसको ज्ञान का ही दीपक जलाने की आवश्यकता है, और सरकारों में उसका अभाव है। सरकार चाहता है, इनका जो सरकार का जो रवैया है, वर्तमान जो पोजीशन दिखाई दे रहे हैं तो और विपरीत है। बड़े बड़े शिक्षण संस्थान व्यावसायिक केंद्र बन चुका है। सरकारी शिक्षण संस्थान का आप तस्वीर देख रहे हैं, सब्जेक्ट वार कहीं मास्टर नहीं है। आज सब्जेक्ट वार मास्टर हो जाए तो एजुकेशन का स्तर इतने सुधार हो जाएगा कि मैं क्या कहूं कि पूरा देश में और दुनिया में भारत के लोग
सम्मान के साथ अपना नाम रोशन करने में और दुनिया में अपना छाप छोड़ने में ये इस देश के युवाओं में उतनी जुनून जज्बा है। जी, अगर हम यहाँ के जनजातीय लोगों की बात करें, जिसमें आप लोगों ने कई वर्ष तक काम किया, वनाधिकार जो उनको अधिकार मिलना चाहिए और उसकी लड़ाई अभी भी जारी है, तो आप क्या देखते हैं कि कितने लोगों को वनाधिकार पत्र मिला और अभी कितने वंचित हैं, और उनके लिए अभी आप लोगों के द्वारा क्या एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्या काम चल रहा है? आपने और बहुत महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा है। साथ ही यह बताना चाहूंगा, 2007 के आंदोलन में, जनादेश नाम के 2007 के आंदोलन में ग्वालियर से दिल्ली लोग बाग 25,000 लोग पैदल मार्च करके दिल्ली पहुंचे, 26 दिन का यात्रा करके। और उस दौरान लाल किला को उस समय का सरकार ने एक जेल घोषित कर दिया था, और लेकिन उस समय तत्काल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने उस वंचितों का, आदिवासियों का मुद्दा को गहराई से लिया और वनाधिकार कानून लाया। और उसमें साफ लिखा है, देश की आजादी के बाद में ऐतिहासिक अन्याय और अपराध हुआ है। हमने उस आदिवासी वंचितों का शोषण किया है, उनके साथ नजरअंदाज किया, उनके हक अधिकार को छीना है, उनको न्याय नहीं किया है। इसलिए हम वनाधिकार कानून लाते हैं और उसके माध्यम से 13 दिसंबर 2005 के पहले काबिज आदिवासियों को उसका वैधानिक मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाए। 4 हेक्टेयर जमीन यानी 10 एकड़ जमीन तक का उसको वन मालिकाना हक देने का प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद में जब इसमें दिखाई दे कछुआ चाल, आदिवासियों को कुछ देना शुरू किया, हाथी के मुंह में जीरा जैसा, 5 एकड़ पकड़े हैं तो 1 एकड़ का पकड़ा दिया। लेकिन परंपरागत निवासी और जो आदिवासियों के साथ में गांव में जीने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले परंपरागत निवासी, अलग अलग समुदाय के, उनका नामो निशान नहीं रहा। तब 2012 में 1 लाख लोग ग्वालियर से दिल्ली के लिए कूच की, और आगरा में तत्कालीन पंचायत मंत्री जयराम रमेश और राजगोपाल जी की उपस्थिति में समझौता हुआ 10 बिंदुओं पर, जिसमें सारी मुद्दा शामिल था। उसमें यह तय किया गया और लागू किया गया कि परंपरागत वन निवासियों का जो 3 पीढ़ी से निवासी है, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। उसको बुजुर्ग कथन के आधार पर उसको सत्यापित किया। ये सारी प्रक्रिया हुआ, लेकिन हुआ क्या, जब इसको धरातल पर लाने की बात आया, तब व्यवस्था तंत्र का बड़ा तिकड़मबाजी खेल शुरू हुआ। कई लोगों को आज भी हक अधिकार से वंचित रहना पड़े। अभी भी इसी छत्तीसगढ़ में 12 लाख दावा गए, 4 लाख दावा को उन्होंने अप्रूवल किया। लेकिन वही बताया ना, कछुआ चाल, हाथी के मुंह में जीरा जैसा, कई एग्जाम्पल उदाहरण है। उसी को लेकर के अभी हम लोगों ने 2023 में एक देश में एक जिला को कोशिश किया सर्वे करने का। गूगल मैप के माध्यम से सर्च करके हमारे गरियाबंद जिला के 60 युवा युवती भाई बहन जो प्रशिक्षित होकर के वनाधिकार सर्वे के काम में अपना योगदान दिए। सर्वे के दौरान उनको मालूम हुआ कि वास्तव में कहां पर किस प्रकार की जमीन पर जोत बो रहे हैं, आश्रित है उनके पूरा परिवार। जब इसका गहन अध्ययन किया गया तो संख्या के दृष्टि देखा जाए तो आज भी कई हजार आदिवासी परंपरागत वनवासी अधिकार से वंचित हैं। उसमें कई प्रकार की कमियां दिखाई दिया जो सर्वे रिपोर्ट में आया है। जी, अभी जो वर्तमान में इसे लेकर आप लोगों का क्या कार्यक्रम या क्या रूपरेखा है? हाँ, उसी बारे में कहने जा रहा हूं कि अभी हम लोगों ने एक तय किया है कि हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं। सरकार आज किसी भी रूप में पट्टा, वनाधिकार मान्यता पट्टा देने के स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे। एक सिंपल उदाहरण है, 2 दिन पहले धमतरी जिले का बूटीगढ़ सिंहपुर क्षेत्र में आदिवासियों का 30 आशियाना को तोड़ दिया, जैसे भी लगाकर सैकड़ों
फोर्स, मिलिट्री, पुलिस फोर्स, फॉरेस्ट और शासन पर राजस्व अमला है, तमाम मिलकर के उनकी आसियाना तोड़ दिया गया बेदखल कर। कहां जाएंगे वो? आखिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों का आसियाना टूट रहे, हमें लज्जा आता है ये बात कहने में। मैं वही बात कह रहा हूं साथी, अभी इसी सारी मुद्दा को लेकर के हम एक गरियाबंद में जो सर्वे किया है 2023 से 25 तक, उसको हम लोग साझा करने जा रहे हैं। एक जिम्पल जैसा भात का सीधा पकड़ छू के देखते हैं चावल में कितना पका है कितना कम है। हमने पूरा देश स्तर पर हमारे तमाम वरिष्ठ सम्मानित साथियों ने एक प्रयास किया है और उस प्रयास से गरियाबंद क्षेत्र को हम लोगों ने दिया है। उसी रिपोर्ट को साझा करने के लिए एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं 20 तारीख को गरियाबंद में। यहाँ के कल प्रशासनिक अधिकारियों को, आला अफसरों को, सबको आवेदन दिया गया है। कलेक्टर को रूबरू मुलाकात हुआ और सभी संबंधित अधिकारियों को हमने उसका इंफॉर्मेशन दिया है। प्रयास किया जा रहा है कि 20 तारीख को अधिक से अधिक जो कमेटियां हैं, जिला स्तर कमेटी, खंड स्तर कमेटी, ग्राम स्तर की कमेटी, उसके वरिष्ठ सम्मानी और समाज के वरिष्ठ सम्मानी लोग, सभी आदिवासी परंपरागत वन निवासी समुदाय के जनप्रतिनिधि और कमेटी के पदाधिकारी, इनको आमंत्रित किया गया है कि वो लोग आए और इस कार्यक्रम में भाग लेकर के ये वन अधिकार मुद्दा के ऊपर गहन विचार विमर्श करे। व्यक्तिगत दावा ही सब कुछ नहीं है, वन अधिकार का अलग अलग रूप है। व्यक्तिगत, सामुदायिक संसाधन, ये सारी चीजें। आज गौठान के लिए जगह नहीं है, मनुष्य के शमशान घाट के लिए जगह नहीं है, गौचारा के लिए जगह नहीं है। लोग अनियंत्रित होकर के जंगल को साफ करने में लगे हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार? कहां गए वो व्यवस्था का अमला? ये तमाम सारी चीजों के ऊपर गहन विचार, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण इकाई है जिस पर गंभीर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। हम शासन और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि अब जितना समय गया, अब समय रहते हम सजग हो जाएं और सक्रिय भूमिका में, यह है मकसद जी। इस क्षेत्र में किसानों के लिए हम पानी के मुद्दे पर कहें या अन्य किन्हीं मुद्दों पर, उन पर भी आपने बहुत सारा आंदोलन और काम किया है। वर्तमान में अभी यहाँ किसानों की एक पानी की समस्या कहें या और किसी अन्य समस्या कहें, उनकी क्या स्थिति है? क्या देख रहे हैं आप इस अंचल में भी किसानों की स्थिति? साथी, मैं छोटा सा उदाहरण दूं गरियाबंद क्षेत्र का। प्रदेश के बारे में तो कहना बेतुकी है। हम सरकार के नीतियों का अवहेलना नहीं करते हैं, उसको आदर करते हैं। लेकिन जो तस्वीर गरियाबंद में हमें दिखाई दिया है, हमने 40 साल इस क्षेत्र में रहकर जो अनुभव किया है, वो आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। आपके माध्यम से हम तमाम किसान और तमाम व्यवस्था तंत्र को आगाह करना चाहेंगे कि सरकार अपनी योजनाओं के प्रति गंभीर हो, शोबाजी करने का सिस्टम खत्म करे, जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने में अपना योगदान दे। यही हम निवेदन करना चाहेंगे। मैं साथ ही ये बताना चाहूंगा, 80 के दशक में सीकासेर जलाशय का निर्माण हुआ। पैरी नदी में सीकासेर जलाशय का निर्माण हुआ। यहाँ से 70 किलोमीटर नीचे कुगदा डाइवर्सन के माध्यम, पैरी नदी के माध्यम, बिना नहर बनाए पैरी नदी के माध्यम से 70 किलोमीटर नीचे जाकर के डाइवर्सन बना के राजिम और कुरुद विधानसभा क्षेत्र के 1 लाख हेक्टेयर जमीन को खरीफ और रबी फसल का सिंचाई मुहैया कराया जाए। लेकिन गरियाबंद जिला के इस अंचल बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र के 1 इंच जमीन को उसका लाभ नहीं मिला। बड़ा अफसोस की बात है। 90 के दशक में जब हमारे तमाम साथी इस क्षेत्र के भाई बहन लोगों ने आंदोलन कर 45 दिन तक तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर घूमर डाइवर्सन से इस क्षेत्र को लाभान्वित करने, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात कहा। घूमर डाइवर्सन खड़ा किया, दोनों तरफ उसका नहर नाली का साइफन खड़ा हुआ है, लेकिन आज तक व्यवस्था तंत्र के निकम्बापन, उनकी अनदेखा के कारण आज तक नहर निर्माण नहीं हो पाए। पिछला साल 2017 में 47 करोड़ रुपए का स्वीकृत हुआ नहर विस्तार के लिए। आज भी घूमर का सेकेंड पार्ट पड़ा हुआ है और फर्स्ट वाला पार्ट जो गरियाबंद तरफ जाना है वो भी खटाई में पड़ा है। समझ नहीं आता यहाँ क्या चाहता है व्यवस्था वाले, और किसान लोग भी
उब चुके हैं। किसानों को नाना प्रकार के वो बोर के ऊपर आश्रित टिका रहे, बोर से बोर खनन करो, बोर से आपको लोग लाभ मिलेगा। जल तो सूखते जा रहा है, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और किसान का खेत है, मोटर उड़ गया, फसल नुकसान हो गया, कर्ज अमलत करके बड़े बड़े पैसे वाले लोग बनिया लोगों की झोली में किसानों का धरती जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहे कि हम कहां ले जा रहे हैं। मैं एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, अभी इसी सीका से डैम का पानी जोग नदी तक ले जाने के लिए सरकार ने प्लानिंग बना और कई 200 से ज्यादा करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हुआ है। यहाँ के किसानों के साथ कब तक ऐसी होगा? किसान जन आंदोलन के लिए उतारू हैं, किसान आंदोलित कर रहे हैं। पिछले बार यहाँ क्षेत्रीय विधायक और तमाम गणमान्य लोग आकर के रणनीति बनाए कि हम इस क्षेत्र के एक एक बूंद पानी का जब तक हमारे क्षेत्र में सिंचाई का लाभ नहीं होगा हम और कहीं नहीं जाने देंगे। ये कई प्रकार की चीज को लेकर के किसान चिंतित हैं, लेकिन करें तो उनकी आवाज सुनने वाले व्यवस्था तंत्र में है ही नहीं। शासन प्रशासन से फरियाद करते अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका सूद लेने वाले नहीं। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि इतने प्रयास करते हैं, लेकिन वहां तक भी उसका नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आखिर किसके पास उस दौर को आप कैसे चुनौती मानते थे? कैसे गुजरा वो दौर आपका? बड़ा अजीब तस्वीर है, आपने बहुत अच्छी बात रखा। 90 के दशक में हमें ख्याल आता है वो दिन, आज भी अंग्रेज जमाना का 1927 का कानून आज भी लागू है। हम किस देश की किस आजादी की बात बोलते हैं, किस मुल्क की बात बोलते हैं, और आज भी वन विभाग 1927 का कानून को लेकर के 1984 का कानून, 1993 का कानून, ये सारी चीज को लेकर के व्यवस्था वन विभाग गरीबों को बेदखल करने में लगा है। यहाँ पेशा क्षेत्र है, ये 100% पेशा क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी सुशासन चलता है, लेकिन उसको कोई मानने वाला नहीं है, उसको लागू कराने वाला नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1990 के दशक में यहाँ पर ये गरजई का लड़ाई है। गरजई की ऐतिहासिक लड़ाई रहा है, वो इतिहास के हम क्या किस प्रकार से दोहराएं समझ नहीं आता, लेकिन ये भी विजय की उपलब्धि मानते हैं। जब अभी भी एक परिवार, भागी का परिवार आज भी जी रहे, 4 हेक्टर जमीन पर काबिज है, पूरा परिवार वहां जी रहे हैं, लेकिन उसको हक अधिकार मात्र 1 हेक्टर का पकड़ा दिया। रो के तड़प रहे कि वो पूरा परिवार, और वो लोग भी आज बिखरने की स्थिति में आए। आज हमारा भी कोई सूद लेने वाला नहीं। इसी तरह से गरजई का उसी समय, जिस समय ये वन अधिकार कानून नहीं आया था, लेकिन उस समय का क्षेत्रीय विधायक माननीय ओंकार शाह के पहल से और तत्काल जो पर्यटन मंत्री रहा है धर्मस्थ बृजमोहन अग्रवाल के माध्यम से गरजई को आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित करने, पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए मान्यता मिला, और उसमें आज इस क्षेत्र के लोग अपना आध्यात्म का एक स्वरूप मानते उस पहाड़ के ऊपर। बहुत समय का राजा महाराजा समय से उसका एक गर्जना है, उसकी गर्जना से लोगों का आभास होता है कहीं न कहीं आपदा आ रही है इस क्षेत्र में, वो एक संकेत देता था। इस प्रकार से मात्र एक गरजई नहीं, इस क्षेत्र में कई एग्जाम्पल उदाहरण है जो अलग अलग प्रकार, किसी भी प्रकार से समाज में प्रकृति के ओर से कहीं अप्रिय घटना आ रहे, उसका संकेत अपने आप मिलते रहे। उसका एक एक एग्जाम्पल कई क्षेत्र में इसका उदाहरण है, जिसे आप लोग अच्छी भली बात ही जानते हैं। मुझे उसके कहने की आवश्यकता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, इस क्षेत्र में वन अधिकार को लेकर के बृहद रूप में काम करने की आवश्यकता है, ताकि वंचित लोग अपने हक अधिकार को प्राप्त कर सके और समाज में भाईचारा और सुकून के साथ जी सके। यही कहना चाहूंगा जी। इस क्षेत्र में इतने सालों को आपने समर्पित किया यहाँ के किसान के प्रति, समाज के प्रति, विशेष पिछड़ी जनजातियों आदिवासियों के प्रति। अब आपके उम्र दराज भी होने लगे हैं, और आप कितने वर्ष तक काम करेंगे और बदलाव के लिए आप क्या देखते हैं कि कितना बदलाव हो पाएगा, कितना सुधार हो पाएगा ये मलयवांचल क्षेत्र जो है? हाँ, हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि आज के युवा जनरेशन अच्छी तरह से समझ आ गए हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें
किस प्रकार से अपने हक के लिए जागरूक होकर के व्यवस्था तंत्र के साथ अपना संबंध बनाना है और अपना हक प्राप्त करना, उस दिशा को लोग सोच रहे हैं। चाहे किसान हो, मजदूर हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, वो समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के पिछले शासनकाल में, कांग्रेस का शासनकाल में हजारों हजार भाई बहन जो विशेष संरक्षित भुंजिया कमार जनजाति बच्चों को एजुकेशन के में जोड़ा गया, मास्टर बने वो लोग, सपना भी नहीं सोच सकते थे वो लोग। हजारों, थोड़ा बहुत नहीं, हजारों प्रदेश स्तर से हजारों विशेष संरक्षित जनजाति के युवा युवती लोग मास्टर बन के अलग अलग जिला में, क्षेत्र के अलग अलग भाग में पढ़ाई कर रहे, पढ़ा रहे बच्चों को। यह हमारे गर्व का विषय है। इसी तरह से इस क्षेत्र में अभी जो इस क्षेत्र के तमाम आप देख रहे हैं, मैनपुर के नाम से एकलव्य चल रहे हैं, उनकी दशा दुर्दशा था, तो वहां यहाँ भुंजिया छात्रावास के नाम से विशेष संरक्षित जनजाति भुंजिया छात्रावास 100 सीटर में आज एकलव्य चला रहे हैं, यहाँ पीपरछेड़ी में, सुदूर अंचल में। क्योंकि इसका मकसद है एजुकेशन को महत्व को समझे लोग बाग, और आज ललायत है सब पढ़ करके आगे बढ़ने के लिए। इस पूरा क्षेत्र के भाई बहन एजुकेशन को प्राथमिकता देने में लगे हैं। एक दो चीज है जो कहीं हमने देखा है, आपको इस क्षेत्र के कई आंदोलनों में ऐसी विषम परिस्थितियां भी आई कई मुद्दों पे कि आपको जेल तक जाना पड़ा। उस दौर को आप कैसे चुनौती मानते थे, कैसे गुजरा वो दौर आपका? बड़ा अजीब तस्वीर है, आपने बहुत अच्छी बात रखा। 90 के दशक में हमें ख्याल आता है वो दिन, आज भी अंग्रेज जमाना का 1927 का कानून आज भी लागू है। हम किस देश किस आजादी की बात बोलते हैं, किस मुल्क की बात बोलते हैं, और आज भी वन विभाग 1927 का कानून को लेकर के 1984 का कानून, 1993 का कानून, ये सारी चीज को लेकर के व्यवस्था वन विभाग गरीबों को बेदखल करने में लगा है। यहाँ पेशा क्षेत्र है, ये 100% पेशा क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी सुशासन चलता है, लेकिन उसका कोई मानने वाला नहीं है, उसको लागू कराने वाला नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1990 के दशक में यहाँ पर ये गरजई का लड़ाई है, गरजई की ऐतिहासिक लड़ाई रहा है। वो इतिहास के हम क्या किस प्रकार से दोहराएं समझ नहीं आता, लेकिन ये भी विजय की उपलब्धि मानते हैं। जब अभी भी एक परिवार, भागी का परिवार आज भी जी रहे, 4 हेक्टर जमीन पर काबिज है, पूरा परिवार वहां जी रहे हैं, लेकिन उसको हक अधिकार मात्र 1 हेक्टर का पकड़ा दिया, रो के तड़प रहे कि वो पूरा परिवार, और वो लोग भी आज बिखरने की स्थिति में आए। आज हमारा भी कोई सूद लेने वाला नहीं। इसी तरह से गरजई का उसी समय, जिस समय ये वन अधिकार कानून नहीं आया था, लेकिन उस समय का क्षेत्रीय विधायक माननीय ओंकार शाह के पहल से और तत्काल जो पर्यटन मंत्री रहा है धर्मस्थ बृजमोहन अग्रवाल के माध्यम से गरजई को आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित करने, पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए मान्यता मिला, और उसमें आज इस क्षेत्र के लोग अपना आध्यात्म का एक स्वरूप मानते उस पहाड़ के ऊपर। बहुत समय का राजा महाराजा समय से उसका एक गर्जना है, उसकी गर्जना से लोगों का आभास होता है कहीं न कहीं आपदा आ रही है इस क्षेत्र में, वो एक संकेत देता था। इस प्रकार से मात्र एक गरजई नहीं, इस क्षेत्र में कई एग्जाम्पल उदाहरण है जो अलग अलग प्रकार, किसी भी प्रकार से समाज में प्रकृति के ओर से कहीं अप्रिय घटना आ रहे, उसका संकेत अपने आप मिलते रहे, उसका एक एग्जाम्पल कई क्षेत्र में इसका उदाहरण है, जिसे आप लोग अच्छी भली बात ही जानते हैं। मुझे उसके कहने की आवश्यकता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है इस क्षेत्र में वन अधिकार को लेकर के बृहद रूप में काम करने की आवश्यकता है, ताकि वंचित लोग अपने हक अधिकार को प्राप्त कर सके और समाज में भाईचारा और सुकून के साथ जी सके। यही कहना चाहूंगा जी। इस क्षेत्र में इतने सालों को आपने समर्पित किया यहाँ के किसान के प्रति, समाज के प्रति, विशेष पिछड़ी जनजातियों आदिवासियों के प्रति। अब आपके उम्र दराज भी होने लगे हैं, और आप कितने वर्ष तक काम करेंगे और बदलाव के लिए आप क्या देखते हैं कि कितना बदलाव हो पाएगा, कितना सुधार हो पाएगा ये मलयवांचल क्षेत्र जो है?
हाँ, हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि आज के युवा जनरेशन अच्छी तरह से समझ आ गए हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें किस प्रकार से अपने हक के लिए जागरूक होकर के व्यवस्था तंत्र के साथ अपना संबंध बनाना है और अपना हक प्राप्त करना, उस दिशा को लोग सोच रहे हैं। चाहे किसान हो, मजदूर हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, वो समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के पिछले शासनकाल में, कांग्रेस का शासनकाल में हजारों हजार भाई बहन जो विशेष संरक्षित भुंजिया कमार जनजाति बच्चों को एजुकेशन के में जोड़ा गया, मास्टर बने वो लोग, सपना भी नहीं सोच सकते थे वो लोग। हजारों, थोड़ा बहुत नहीं, हजारों प्रदेश स्तर से हजारों विशेष संरक्षित जनजाति के युवा युवती लोग मास्टर बन के अलग अलग जिला में, क्षेत्र के अलग अलग भाग में पढ़ाई कर रहे, पढ़ा रहे बच्चों को। यह हमारे गर्व का विषय है। इसी तरह से इस क्षेत्र में अभी जो इस क्षेत्र के तमाम आप देख रहे हैं, मैनपुर के नाम से एकलव्य चल रहे हैं, उनकी दशा दुर्दशा था, तो वहां यहाँ भुंजिया छात्रावास के नाम से विशेष संरक्षित जनजाति भुंजिया छात्रावास 100 सीटर में आज एकलव्य चला रहे हैं, यहाँ पीपरछेड़ी में, सुदूर अंचल में। क्योंकि इसका मकसद है एजुकेशन को महत्व को समझे लोग बाग, और आज ललायत है सब पढ़ करके आगे बढ़ने के लिए। इस पूरा क्षेत्र के भाई बहन एजुकेशन को प्राथमिकता देने में लगे हैं। एक दो चीज है जो कहना चाहूंगा, सरकारों को चाहिए ये लाइन लगाने का जो सिस्टम है, मुफ्त में बांटने का जो सिस्टम, इसमें समय रहते नियंत्रण करना चाहिए और श्रम के बदले सही उसको वाजिब दाम मिले, इस दिशा को अपना प्रस्ताव और योजना बनाना चाहिए। हम लोग आज, आपने कहा कि मेरा उम्र दराज में, ये सही है, 70वां साल चल रहा है मेरा, और आज की स्थिति में मैं प्रयोग समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष पद में हूँ। सम्माननीय राजगोपाल जी ने और तमाम साथियों ने आज मुझे उस प्रकार के दायित्व दिया है, और हम लोग अभी 20 जिला में वनाधिकार को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, कौशल विकास को लेके और नाना प्रकार के समाज में जो इस प्रकार के मुद्दा उसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अब 7 ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोग बहुत गहन समीक्षा करके और हमारे कार्यकर्ता लोग तन्मयता के साथ में समाज सेवक क्षेत्र में डटे हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग आने वाला समय में भय मुक्त, भोग मुक्त और ये भ्रष्टाचार मुक्त समाज रचना है, उस दिशा में हम लोग एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम सरकार के साथ सामंजस्य बिठा करके, सरकार के वो जो उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, ये मकसद को हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने लगे हैं। तो ये थे क्षेत्र के एक वरिष्ठ समाजसेवी सीताराम सोनवानी जी,